हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं ओम क्लासेस बहरिया यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में आपको जो है साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा गया है कि भोजन कहाँ से आता है। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने भोजन कहाँ से आता है क्लास 6वीं का साइंस का पहला चैप्टर है, और इस चैप्टर में ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है और आप लोगों ने उसको देखा भी होगा। बच्चों, ये वीडियो जो बनने जा रहा है भोजन कहाँ से आता है का पार्ट 3 है। कौन सा वीडियो है बच्चा? तो पार्ट 3 है। आप देख सकते हो कि थंबनेल जो होता है ना, जो थंबनेल होता है उस पर लिखा होगा पार्ट 1, पार्ट 2, और ये जो वीडियो है पार्ट 3 बनने जा रहा है। और बच्चा लोग, आप लोग देख सकते हो कि भोजन कहाँ से आता में हम लोगों ने अच्छी तरह से भोजन, उसके स्रोतों के बारे में पढ़े, उसको समझने का हम लोगों ने प्रयास किया। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा कि आज का टॉपिक है अंकुर। ये अंकुर क्या होता है, अंकुर होता क्या है। और आप सभी लोगों ने भी देखा होगा कि अंकुर होता क्या है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग पर नहीं है आपके, तो दिमाग में नहीं है तो उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे और आपको एकदम सरल भाषा में अंकुर का परिभाषा भी समझ में आएगा। बच्चों, बोलचाल की भाषा हम लोग कहते हैं ना कि बिया 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 कहते हैं हम लोग बिया। इस बिया का शुद्ध नाम होता है बीज। शुद्ध नाम क्या होता है? बीज। बिया जिसको हम लोग बोलते हैं बिया या बेहन, ऐसे करके हम लोग अपने क्षेत्रों में उसको संबोधित करते हैं अपने क्षेत्रीय भाषा में। लेकिन शुद्ध रूप से देखा जाए बच्चों, तो जो बिया और बेहन कहते हैं ना, उसको हम बीज बोलते हैं। बिया क्या बोलते हैं? बीज। बिया क्या बोलते हैं? बीज। बीज क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो कि चाना का हम लोग बीज लेते हैं। किसका बीज? चाना, जिसको लहिला हम लोग कहते हैं, चाना का बीज लिए, और इस चाना के बीज को एक पात्र में, मान लो बच्चा कि ये बर्तन है और इसमें हम लोग चाना का बीज डाल दिए। किसका बीज? चाना का बीज। और इसमें चाना का बीज हो गया और जल भी, जल प्लस चाना का बीज। ध्यान से समझिएगा, जल प्लस चाना का बीज। इस पात्र में हम लोगों ने जल और चाना का बीज डाल दिया, ठीक। और इसको जो है कम से कम एक दिन तक उसी तरह छोड़ देंगे। छोड़ेंगे क्यों? एक पात्र में चने के बीज को डालकर छोड़ेंगे क्यों? तो इसको फूलने के लिए। क्या करने के लिए? तो फूलने के लिए एक दिन जो है हम लोग छोड़ देंगे उसको फूलने के लिए। बच्चों, आप देखेंगे कि जब चाना का बीज फूल जाता है, तो देखेंगे कि उसके साइज में थोड़ा सा वृद्धि हो जाती है। क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। उसके बाद जो इस पात्र में पानी है, उस पानी को आप निकाल लीजिए, और इस पात्र में केवल किसको रहने देना है? चना को रहने देना है। यानी इस पात्र से जल को निकालना है। किसको निकालना है? जल को निकालना है। भैया, इस पात्र से जल को निकाल दीजिए। तो जरा बताइए कि जब इस पात्र से जल को निकालेंगे तो इसमें बचा क्या? तो क्या बचा? चना। क्या बचा? चना। और उसी चना को, जो चना है बच्चा, यहाँ पे जो चना है, उसी चना को एक जो है ना कपड़े में एक ऐसे कपड़ा लीजिए। इस मान लीजिए कि कपड़ा है, एक कपड़े में चना का करना है, जो भिगो कर चना जो रखे थे फुला कर, उस चना को इसमें बांध के 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए रख दीजिए, ठीक है। 1-2 दिन के लिए इसमें रखेंगे चना को। मान लीजिए कि 1 दिन तक जब चना को इस कपड़े में बांध कर रखेंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे? 1 दिन बाद जब 1 दिन बाद उसको खोलेंगे तो देखेंगे कि जो चना ना बच्चों, जो चना है जिसको भिगो कर रखे थे हम लोग, 1 दिन बाद जब कपड़ा खोलेंगे ना, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि चना में ऐसे करके उजला सफ़ेद, उजला
मतलब सफेद, सफेद आपको एक संरचना दिखाई देगा, संरचना, सफेद एक संरचना दिखाई देगा। और यही सफेद बबुआ, यही सफेद जो संरचना है ना, ये जो सफेद संरचना है, यही सफेद संरचना चना का जो बीज होता है, चना का जो बीज होता है उसको भिगो कर रखने के बाद जो उसमें सफेद संरचना दिखाई पड़ता है, इसी सफेद संरचना को भैया हम लोग क्या कहते हैं, तो अंकुर कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकुर कहते हैं। तो इस प्रकार परिभाषा बनेगा बच्चों कि बीजों में देखिए बीज बहुत तरह का होता है, बीज बहुत तरह का होता है। अगर बीज की बात करें हम तो बीज बहुत तरह का होता है। देखिए चना का बीज हो गया, मूंग का बीज हो गया, या गेहूं का बीज हो गया, बात समझ रहे हैं, गेहूं का हो गया, मसूर का हो गया, मटर हो गया, ये जितना बीज है बच्चों ना, ये जितना हम यहाँ पर बता रहे हैं बीज, कोई भी बीज हो, ये जितना बीज इन सभी को यदि आप पानी में भिगो कर रखिएगा वो फूल जाएगा। आप फूलने के बाद उसको एक कपड़े में बांध कर रख दीजिए, या किसी जिसे जूट वाला बोरा आता है ना उसमें भी रख दीजिए तो निकल जाएगा। तो इसमें जब इसको भिगो कर रखते हैं एक कुछ समय तक, 1-2 दिन तक रखेंगे, तो इन बीजों में जो होता है ना, इन बीजों में क्या होता है कि सफेद संरचना दिखाई पड़ता है, संरचना दिखाई पड़ता है। और उन्हीं सफेद संरचनाओं को बबुआ क्या कहते हैं, तो अंकुर कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकुर कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, चित्र में आप देख सकते हैं कि अंकुर क्या होता है। बीजों में परिभाषा सुन लीजिएगा, डेफिनेशन सुनिए, यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है। बीजों में, किसमें, तो बीजों में मतलब बिया में, ठीक है, बीजों में जो सफेद संरचना होती है उसे ही क्या कहते हैं, तो अंकुर कहते हैं। डेफिनेशन को लिख लीजिएगा। बीजों में, देखिए केवल इसी को लिखना है, डेफिनेशन को लिखना है। ये हम सब जो किए हैं ना, ये समझाने का एक तरीका है, एक प्रक्रिया है समझाने का, समझे, यह एक तरीका है समझाने का। केवल आपको डेफिनेशन ही लिखना है और समझने का प्रयास करना है कि बीजों में जो बीजों में जो सफेद संरचना निकलता है ना, बीजों में जो सफेद संरचना दिखाई देता है, समझे, उसे क्या बोलते हैं, तो अंकुर कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है, उस चित्र में ध्यान से देखिए, उसमें जो सफेद आपको संरचना दिखाई दे रहा है ना, उन्हीं सफेद संरचनाओं को अंकुर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अंकुर कहते हैं। बच्चों समझ में आया होगा तो कमेंट में यस करके लिख के बोलिए कि यस सर जी समझ में आया। ठीक, अब आगे देखिएगा ध्यान से, शहद कैसे बनता है। शहद देखे है ना, शहद को अंग्रेजी में हनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हनी बोलते हैं। तो शहद कैसे बनता है, तो बच्चों आप सब देखे होंगे कि मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है, मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उसी से शहद निकाला जाता है। लेकिन सवाल यह है कि मधुमक्खियों के छत्ता में शहद कैसे, आखिर मधुमक्खियों के छत्ता में शहद कैसे बनता है, तो उसके पीछे भी कारण होता है। सुनिए ध्यान से, मधुमक्खियां जो होती हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा, समझे ना, ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा और याद करने का भी प्रयास करिएगा। हो सके तो इसको इतना अभ्यास करिए कि बिना देखे आप भी किसी को समझा दीजिए, बता दीजिए कि शहद कैसे बनता है। देखिए मधुमक्खियां जो होती हैं, मधुमक्खियां जो होती हैं बच्चों, ये मधुमक्खियां करती क्या हैं, तो मधुमक्खियां फूलों से, किससे, तो फूलों से मीठा रस या इसी मीठा रस को ना मकरंद कहते हैं, मकरंद कहते हैं। याद रखिएगा, मीठा रस, मधुमक्खियां फूलों से मीठा रस को ही क्या बोलते हैं, मकरंद। तो मधुमक्खियां फूलों से मीठा रस को क्या करती हैं, तो एकत्रित करती हैं। ध्यान से समझिएगा, एकत्रित करती हैं। मधुमक्खियां क्या करती हैं, तो अब फूलों से, मधुमक्खियां किसे, तो फूलों से, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि मधुमक्खियां जो होती हैं उड़ते हुए जाती हैं
अब बहुत सारे फूल हैं बच्चों, बहुत सारे फूल हैं, उन फूलों पर बैठती हैं और बैठकर मधुमक्खियों के अंदर एक प्राकृतिक गुण होता है फूलों के मीठे रस को चूसने का। फूलों के मीठे रस को चूसने का मधुमक्खियों में एक प्राकृतिक गुण होता है और उसी गुण से मधुमक्खियां फूलों पर बैठकर फूल के मीठे रस को चूस लेती हैं और चूस कर क्या करती हैं, चूस कर क्या करती हैं कि अपने छत्ते में अपने छत्ते में रस को क्या करती हैं, मीठे रस को अपने छत्ते में बच्चों, अपने छत्ते में मीठे रस को एकत्रित करती हैं। कहाँ एकत्रित करती हैं? तो मीठे रस को अपने छत्ते में, मधुमक्खियां मीठे रस को कहाँ एकत्रित करती हैं? तो अपने छत्ते में एकत्रित करती हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो मीठा रस होता है बच्चों ना, यही मीठा रस शहद बनता है। अब शहद कैसे बनता है उसको भी समझिएगा। मधुमक्खियां जो है, मधुमक्खियां ध्यान से समझिएगा, मधुमक्खियां जो होती हैं बच्चों, मधुमक्खियां मीठे रस को ही बोलते हैं मकरंद। क्या बोलते हैं? मकरंद। मधुमक्खियां मीठे रस को तो मधुमक्खियां एक एंजाइम की सहायता से, एक एंजाइम की सहायता से अपने पेट में पचाकर शहद बनाती हैं। क्या बनाती हैं? तो शहद बनाती हैं। देखिए बच्चों ध्यान समझिएगा, मधुमक्खियां जो होती हैं फूलों पर बैठती हैं। चित्र में देख सकते हैं कि मधुमक्खियां फूलों पर बैठती हैं, उसके रस को चूसती हैं और उसके रस को अपने पेट में ले जाती हैं। ध्यान समझिएगा, यही मेन टॉपिक है। मधुमक्खियां फूलों पर बैठती हैं, उसके रस को चूसती हैं और अपने पेट में ले जाती हैं और पेट में ले जाकर मधुमक्खियां एक विशेष एंजाइम, प्राकृतिक ढंग से उनके गुण पाया जाता है, एक विशेष एंजाइम की सहायता से मधुमक्खियां जो होती हैं उस मीठे रस मकरंद को शहद में बदल देती हैं। किस में बदलती हैं? शहद में बदल देती हैं और इसी शहद को मधुमक्खियां अपने छत्ता में जमा करती हैं। एक चीज और याद रखिएगा कि मधुमक्खियां वर्ष में कुछ समय तक शहद बनाने का काम करती हैं और शहद बना के मधुमक्खियां अपने छत्ते में जमा कर देती हैं और छत्ते में जो शहद जमा होता है मधुमक्खियां उन्हीं शहदों को अपने भोजन के रूप में यूज करती हैं। एक चीज और याद रखिएगा कि मधुमक्खियां जो होती हैं उसमें दो तरह की मधुमक्खियां होती हैं, एक नर मधुमक्खी और एक मादा मधुमक्खी। अब सवाल यह है कि शहद बनाने का काम कौन करती है, मादा मधुमक्खी कि नर मधुमक्खी? तो याद रखिएगा कि मादा मधुमक्खियों द्वारा ही शहद बनाया जाता है। नोट में देखिए ध्यान से, नोट में यहाँ पे लिखा गया है कि मधुमक्खियों का भोजन क्या होता है? तो शहद। मधुमक्खियां जो अपने छत्ता में शहद बनाती हैं उसी को यूज करती हैं अपने भोजन के रूप में। ठीक है, जो मादा मधुमक्खियां होती हैं बच्चों, जो मादा मधुमक्खियां होती हैं केवल वही क्या बनाती हैं? तो शहद बनाती हैं। क्या बनाती हैं? शहद बनाती हैं। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे देखिए ध्यान से, जो शहद होता है बच्चों ना, इसका बहुत इसमें जो है नेचुरल गुण बहुत अच्छा होता है। नेचुरल गुण क्या होता है कि जिस प्रकार आप देखे होंगे ना, जिस प्रकार गंगा जल में कीटाणु नहीं पड़ते हैं, इसका कारण यह है कि गंगा नदी के पानी में प्राकृतिक ढंग से देखा जाए तो एक विशेष प्रकार का, ध्यान समझिएगा, गंगा नदी के पानी में एक विशेष प्रकार का बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है। क्या? तो बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है जिसके कारण गंगा नदी के जल में कीटाणु नहीं पड़ते हैं। यदि गंगा नदी का जल लाकर एक बोतल में रख दीजिएगा ना तो वो सफा जाएगा।
उसमें कीटाणु जो कीड़ी होती है ना वो सब नहीं पड़ेंगी, वो सफा जाएगा। कारण क्या है कि उस गंगा नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाए जाते हैं। बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि शहद का हमने गुण लिखा है। शहद का गुण क्या है भैया? तो इसका बहुत बढ़िया गुण यह है कि शहद में फफूंद और बैक्टीरिया लगकर खराब नहीं होता है। शहद जो होता है याद रखिएगा, शहद जो होता है इसमें फफूंद नहीं लगते हैं, बैक्टीरिया नहीं लगते हैं और ये खराब नहीं होता है। शहद में फफूंद और बैक्टीरिया लगकर खराब नहीं होता है। ये किसका गुण है? तो शहद का गुण है। तो बोल सकते हैं कि शहद में फफूंद और बैक्टीरिया नहीं लगते हैं, इसलिए शहद खराब नहीं होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि जीव जंतु और उनका भोजन। अच्छा ये बताइए, आपसे प्रश्न किया जाएगा, क्या सभी जीव प्राणी एक ही तरह के भोजन करते हैं? जरा गौर करिए, क्या सभी जीव प्राणी एक ही तरह के भोजन करते हैं? क्या शेर और हिरण का भोजन एक ही है? तो कहेगा नहीं सर, एक तो नहीं है। कहेगा कि शेर जो है मांस खाता है, तो वहीं हिरण जो है घास खाती है। खाती है कि नहीं खाती है? खाती है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि जीव जंतु और उनका भोजन, जीव जंतु और उनका भोजन। बच्चों आप लोग गौर करिएगा, आप लोग सोचने का समझने का प्रयास करिएगा। आप गाय देखे हैं ना, गाय क्या खा सकती है? गाय घास खाती है, गाय भूसा खाती है, गाय अनाज खाती है, यही सब ना गाय खाती है जी। खरी आता है वो भी खाती है, पशु आहार आता है वो भी खाती है। अच्छा बिल्ली क्या खाती है? बिल्ली तो कहेगा बिल्ली चूहा खा सकती है, बिल्ली मांस खाती है और बिल्ली दूध भी पीती है। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे देखिए, बंदर, कुत्ता, गौरैया, छिपकली, चूहा, शेर, हिरण, हाथी, बस में ना, भालू, बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे जीव प्राणी हैं, मनुष्य। इन सबका भोजन क्या है? इन सबका भोजन क्या है? एक सारणी बनाकर आप लोग सोच सोच कर लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा एक और बताइए, बंदर क्या खाता है? बंदर मांस खाता है? जरा गौर करिए, बंदर मांस खाता है? तो नहीं, बंदर मांस नहीं खाता है। तो बंदर क्या खाता है? फल खा सकता है, फूल खा सकता है, पत्तियों को खा सकता है, बंदर पत्ती खा सकता है। कुत्ता क्या खाता है? कुत्ता अनाज भी खाता है, मांस भी खाता है, बात समझे ना, मांस भी खाता है। गौरैया, गौरैया पक्षी का नाम है। गौरैया क्या खाती है? गौरैया पक्षी क्या खाती है? कौवा हो गया, कबूतर हो गया ना, तोता हो गया, बात समझे। ये सब क्या खाते हैं? आप लोग सोचिएगा, लिखिएगा। छिपकली क्या खाती है? छिपकली तो जिसको हम लोग अपने भाषा में बिस्कुटिया कहते हैं, जो घर के दीवार पर देखते हैं ना, उसका नाम होता है छिपकली। छिपकली मतलब चिपकल रहती है दीवार से। चूहा, चूहा क्या खाता है? देखिए इस चूहा को बिल्ली खा जाती है, लेकिन चूहा क्या खाता है? तो चूहा क्या खा सकता है? चूहा अनाज खाता है, छोटे छोटे जीवों को भी चूहा खाता है, बात समझे ना। मतलब चूहा मुख्य रूप से देखा जाए तो अनाज खाता है। क्या खाता है? अनाज। तो बच्चों इसमें आप लोग और लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा और चित्र को ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो टॉपिक है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण, इसको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं और समझिएगा आप लोग। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है बच्चों, इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। चलिए आप बोर्ड पर सब साफ कर दिए और आप लोग सब नोट्स बना लीजिएगा अच्छी तरह से। अगला जो टेस्ट होगा ना, उसमें यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक। चलिए तो बच्चों यहाँ पे लिखा गया प्रकाश संश्लेषण। पहले इसको समझाने के लिए हम एक छोटा सा पौधा बनाते हैं ऐसे। बच्चों ये पौधा का जड़ है, ये क्या है? तो ये पौधा का जड़ है। ये क्या है? तो ये जड़ है, ऐसे ना होता है जड़, ये जड़ है। ये क्या है? जड़। जड़ को ही हम लोग सोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर बोलते हैं। बच्चों मान लो कि यहाँ पे एक पत्ती हम बना देते हैं, एक पत्ती ऐसे बना देते हैं, समझे। आप लोग ही बनाइएगा, ऐसे पत्ती हो गया। यहाँ भी हम लोग एक पत्ती का निर्माण कर दे रहे हैं ऐसे, समझे, ऐसे हो गया। यहाँ भी एक पत्ती का निर्माण हो गया, यहाँ पे ऐसे कर दे रहे हैं और यहाँ पे भी हम ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी एक पत्ती का निर्माण कर देते हैं, समझाने के लिए ये सब हो रहा है। और आप लोग भी चित्र बनाइएगा, आप लोग ही बनाइएगा, क्योंकि किसी चीज को चित्र के माध्यम से समझने पर अच्छा होता है, समझे। ये हो गया
एक पौधा। बच्चों सवाल यह है कि प्रकाश संश्लेषण है क्या। तो यहाँ इसका डिफिनेशन लिख दे रहे हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है इसमें पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो कह सकते हैं कि जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, उसी प्रक्रिया को या उसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो क्या सुने आप कि जिन प्रक्रियाओं द्वारा जिस पद्धति से जिस सिस्टम से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब सवाल यह है बच्चों कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। देखिए ध्यान से, पेड़ पौधे अपना भोजन जो है बनाने में पेड़ पौधे जो है सूर्य से भी सहायता लेते हैं। किससे सहायता लेते हैं? सूर्य। ये मान लेते हैं बच्चों की सूर्य हो गए। क्या हो गए? सूर्य हो गए। ये सूर्य हो गए, ठीक है। पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए किससे सहायता लेते हैं? तो सूर्य से भी, यानी सूर्य का प्रकाश जब पत्तियों पर लगता है तो भोजन बनाने में सहायता मिलता है। बच्चा चीज और समझिएगा, इन पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र मतलब छेद होते हैं। इन पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं पत्तियों में, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। उसे जो छोटे छिद्र होते हैं उसे रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रंध्र कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में स्टोमाटा बोलते हैं। पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे रंध्र कहते हैं। बात समझे ना? उसे क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। बच्चों पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं उसी को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए पहले तो क्या चाहिए? पहले चाहिए सूर्य का प्रकाश चाहिए। उसके बाद बच्चों और देखा जाए तो ये पेड़ पौधे जो होते हैं ना, वातावरण से पेड़ पौधे जो है CO2 ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे वातावरण से क्या करते हैं? तब ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे CO2 वातावरण से ग्रहण करते हैं। सूर्य का प्रकाश CO2 भी गया, ठीक। उसके बाद बच्चों जो जड़ जो होता है पृथ्वी के अंदर ना होता है, मिट्टी में होता है। तो जड़ के माध्यम से ही खनिज लवण जो है पत्तियों तक पहुंचता है। एक और ध्यान दीजिएगा कि भोजन कहाँ तैयार होता है? पेड़ पौधों में भोजन कहाँ तैयार होता है? तो कहिएगा पत्तियों में। किसे बच्चा? पत्तियों में ही भोजन तैयार होता है। प्रश्न करेगा कि पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? तो कहिएगा कि पेड़ पौधे अपना भोजन अपने पत्तियों में बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? तो पत्तियों में बनाते हैं। बच्चों अभी देखो ध्यान से, यहाँ चित्र को देखिए। तब पत्ती में जब भोजन बनता है तो पत्ती को क्या चाहिए भोजन बनाने के लिए? बात समझ रहे हैं ना भाई? भोजन जब बनेगा तो उसमें सामग्री चाहिए कि नहीं चाहिए? एकदम चाहिए। तो पत्ती में जब भोजन बनता है तो पत्ती को क्या चाहिए? तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, भोजन बनाने के लिए
बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, तो कहिएगा कि पत्तियों में बनाते हैं। किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है भोजन बनाने के लिए, तो कहेंगे सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, अगर बच्चा सूर्य का प्रकाश न मिले तो पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार नहीं कर सकते हैं, समझे। दूसरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल, और चौथा क्या चाहिए बच्चों, तो चौथा चाहिए खनिज लवण। क्या चाहिए, तो खनिज लवण। तो आप समझिएगा ध्यान से, पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, तो पत्तियों में बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं, पत्तियों में बनाते हैं। भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो कहिएगा कि पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज लवण चाहिए। बच्चों देखा जाए तो यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, वातावरण से यानी हमारे पर्यावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फैली हुई है ना, उसको कौन ग्रहण कर रहा है, तब पेड़ पौधे अपने पत्तियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। पत्तियों में जो छेदा होता है ना, छिद्र, जिसको रंध्र कहते हैं, इन्हीं रंध्र की सहायता से CO2 को ग्रहण कर रहा है। अब CO2 तो ग्रहण करते हैं और छोड़ते कौन चीज हैं, छोड़ते हैं O2 मतलब ऑक्सीजन। और उसी ऑक्सीजन को लेकर सभी जीव प्राणी जो है अपने जीवन को जी रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है बच्चों कि हमारे जीवन को व्यतीत करने में, हमें जीने में सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो पेड़ पौधों का है। यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा तो वातावरण गर्म होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, घुटन महसूस होगा, बात समझे ना, घुटन महसूस होगा। लेकिन हमारे पर्यावरण में जितना अधिक पेड़ पौधा रहेंगे बच्चों, जितना अधिक पेड़ पौधा रहेंगे, जितना अधिक आप पेड़ पौधा लगा सकते हैं लगाइए, और जितना अधिक पेड़ पौधा रहेगा उतना ही हमारा वातावरण साफ सुथरा रहेगा, स्वच्छ रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। और जब पर्यावरण साफ सुथरा रहेगा तो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलेगा, जीवन का यापन अच्छी तरह से होगा। बात समझे। तो बच्चों यही आज का टॉपिक है, प्रकाश संश्लेषण। एक टॉपिक और बचा हुआ है, उसको भी हम बता दे रहे हैं इसी वीडियो में। आप लोग एक काम करिएगा कि बढ़िया से खूब नोट्स बना लीजिएगा, परिभाषा लिख लीजिए उसका, ऐसा चित्र बना लीजिए, और ये सारे पॉइंट जो लिखे हैं उन सारे पॉइंटों को आप लिख लीजिए। देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है। इसको हम अब जा रहे हैं साफ करने, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो वीडियो को आगे पीछे करके अपना नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद हम लोग देखिए शायद पार्ट 2 में या पार्ट 1 में हमने एक आपको टॉपिक बताया था कि जीव कई तरह के होते हैं भोजन करने वाले। कुछ जीव होते हैं कि फल फूल बस खाते हैं, कुछ जीव होते हैं कि मांसे खाते हैं, और कुछ जीव होते हैं कि दोनों खाते हैं। तो थोड़ा सा इस पर चर्चा कर दे रहे हैं बच्चों। देखिए भोजन के आधार पर देखा जाए, भोजन यानी इसी को हम लोग आहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आहार बोलते हैं। तो भोजन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण मतलब कहने का तात्पर्य है भैया कि भोजन के आधार पर, आहार के आधार पर जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो कहिएगा कि भोजन के आधार पर जीवों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है शाकाहारी जीव। दूसरा है मांसाहारी जीव, और तीसरा है सर्वाहारी जीव। देखिए हमने बताया था आपको कि जो ये शाकाहारी जीव होते हैं ना, इनका भोजन क्या होता है, फल खा सकते हैं, फूल खा सकते हैं, फल फूल या घास जो ये होता है ना, यही सब खाएंगे। तो कहेंगे कि वैसे जीव, परिभाषा लिख लीजिएगा, वैसे जीव जो फल फूल
और उनसे प्राप्त उत्पादों को खाते हैं, उनसे प्राप्त उत्पादों को खाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? शाकाहारी। शाकाहारी में जैसे गाय हो गई, हिरण हो गया, हिरण, बात समझे ना, हिरण। शाकाहारी में अब आप दौड़ाइए दिमाग, क्या क्या होगा? बंदर भी होगा, शाकाहारी में बंदर भी होगा। चलिए बंदर लिख दे रहे हैं, बंदर होगा। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनका भोजन केवल फल फूल और पत्तियां हैं। क्या है बच्चों? फल फूल और पत्तियां हैं, जो मांस से बहुत दूर रहते हैं, जो मांस को लेते नहीं है, जो मांस को खाते ही नहीं है, वे सारे जीव किसमें आएंगे? शाकाहारी में आएंगे। मांसाहारी सिंपल सी बात है, मांस खाने वाले जीव क्या कहलाएंगे? तो मांसाहारी। तो भैया मांस कौन कौन खाता है? तो भैया शेर, फिर क्या है? बिल्ली। बिल्ली मांस खाती है कि ना खाती है? कुत्ता भी मांस खाता है, कुत्ता भी मांस खाता है। तो आप सोचिए कौन कौन से जीव मांस खाते हैं? वे सारे जीव किसमें आएंगे? मांसाहारी श्रेणी में आएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सर्वाहारी। सर्वाहारी इसमें क्या होता है ना कि इसमें वैसे जीव आते हैं, वैसे जीव जो मांस भी खाते हैं, मांस और फल फूल पत्तियां दोनों खाते हैं। बात समझे ना? वो तो वैसे जीव जो मांस भी खाएंगे और सादा भोजन भी करेंगे, फल फूल भी खाएंगे, सब्जी भी खाएंगे। तो वैसे जीव जो दोनों खाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? सर्वाहारी। क्या कहेंगे? सर्वाहारी। बच्चों सर्वाहारी के जैसे में अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे में याद करेगा, तिलचट्टा, बस समझे। और मनुष्य, ये दोनों कौन सी है? सर्वाहारी है। क्या है? सर्वाहारी है। याद करके रखिएगा कि तिलचट्टा और मनुष्य एक किस श्रेणी में आते हैं? तिलचट्टा और मनुष्य एक किस श्रेणी में आते हैं? तो कहना बच्चों कि सर्वाहारी है। भोजन के आधार पे क्या है? सर्वाहारी है। ये दोनों खाता है लोग ना, मांस भी खाएगा और फल फूल पत्तियां भी खाएगा। बात समझे? तो इस तरह से बच्चों आपका पहला चैप्टर भोजन कहाँ से आता है खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, अगला वीडियो आपके सामने आएगा दूसरा चैप्टर का। तो बच्चों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा बच्चों अंत में जाते जाते कि जब तक आप मेहनत नहीं करिएगा, जब तक आप संघर्ष नहीं करिएगा, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगा। सफलता जो है समय मांगता है, सफलता जो है समय मांगता है। और समय कहता है कि अपने आप को तपाओ, स्टडी करो, पढ़ाई लिखाई पर समय दो। और जो व्यक्ति समय को समय देता है, आने वाले समय में समय उसको समय देता है। बात समझे? तो अपने आप को मजबूत करिए। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ, तो बच्चों इतना याद रखिएगा, कोई भी पढ़ने में कमज़ोर नहीं होता है, उसकी सोच कमज़ोर होती है। और जिस दिन आपका सोच मजबूत हो जाएगा, जिस दिन आप यह ठान लेंगे कि अन्य बच्चों की तरह मैं भी अपने क्लास में पढ़ने में तेज होना चाहता हूँ और होकर दिखाऊंगा, तो निश्चित है कि एक दिन ऐसा आएगा कि उन बच्चों के श्रेणी में आप भी रहिएगा जो पढ़ने में तेज हैं। तो बच्चों पढ़ने में तेज होने का कहीं मंत्र है कि जितना हो सके उतना इन चीज़ों का प्रैक्टिस करिए। चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, विषय कोई भी हो, बिना अभ्यास बिना प्रैक्टिस के आपको समझ में नहीं आ सकता है। इसलिए आप बार बार चीज़ों को देखते रहिए। अभी साइंस पढ़े हैं, साइंस को देखिए, मैथ पढ़ाया जाएगा, मैथ को देखिए, नोट्स बनाइए, उसका बार बार रिवीजन करिए। जितना अधिक आप सब्जेक्टों का रिवीजन करिएगा, उतना ही अधिक आपकी समझ जो है विकसित होगी। इसलिए बच्चों पढ़ाई करना है।
ईमानदारी से करना है, ईमानदारी पूर्वक करना है, यहाँ वहाँ बैठकर टाइम बर्बाद नहीं करना है। धन्यवाद।